स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है अरुण ग्रह यानी यूरेनस। यूरेनस के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, जेपीएससी, एसएससीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, दरोगा, एनडीए, सीडीएस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस क्लास में सीधे एग्ज़ाम ओरिएंटेड और आसान भाषा में कंसेप्ट समझाऊंगा, ताकि आप रिवीजन के समय जल्द ही याद कर सकेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसे समझने के बाद आप एग्ज़ाम में 100% कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूरेनस ग्रह के बारे में। तो चलिए, पहला कंसेप्ट है कि अरुण ग्रह यानी यूरेनस सूर्य से 7वां ग्रह है। यानी यूरेनस जो है सूर्य स्थिति के क्रम में अरुण सूर्य से कितने स्थान पर है, तो 7वां स्थान पर है। यानी सूर्य से जो स्थिति है, सूर्य से अरुण की स्थिति, तो 7वें ग्रह है। यानी दूरी के क्रम में 7वां ग्रह है कौन, तो अरुण ग्रह यानी यूरेनस। स्थिति के अनुसार 7वां ग्रह है, जैसे बुध यानी मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न के बाद अरुण ग्रह आता है। तो अब दूसरा देखते हैं, यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी व्यास के आधार पर अरुण ग्रह क्या है, तो अरुण ग्रह जो तीसरा ग्रह है व्यास के आधार पर सौर मंडल का, जो तीसरा स्थान पर कौन है, तो ये अरुण ग्रह है। तीसरा स्थान पर कौन है व्यास के आधार पर, तो अरुण ग्रह तीसरा स्थान पर है व्यास के आधार पर। और सौर मंडल का चौथा ग्रह कौन है, सबसे भारी ग्रह, तो चौथा ग्रह है कौन, तो अरुण ग्रह है। तो सौर मंडल का जो चौथा ग्रह सबसे भारी ग्रह है, तो अरुण ग्रह है। और आप कमेंट में बताइए कि तीसरा ग्रह जो सबसे बड़ा ग्रह है व्यास के आधार पर, तो पहला और दूसरा कौन है व्यास के आधार पर। सौर मंडल का तीसरा ग्रह जो अरुण ग्रह है, तो दूसरा और प्रथम कौन ग्रह है, तो और सौर मंडल का जो चौथा सबसे भारी ग्रह कौन है, तो अरुण है। चौथा पूछ रहा है, यानी चौथा, इसमें जो सौर मंडल का सबसे चौथा ग्रह कौन है, तो सौर मंडल का जो चौथा ग्रह है, चौथा ग्रह तो भारी ग्रह जो है अरुण ग्रह है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जो अरुण जो सूर्य से दूरी पर क्रम है, 7वें ग्रह है, जो दूरी की स्थिति के अनुसार सूर्य से दूर 7वें स्थान पर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है अरुण ग्रह सौर मंडल का चौथा सबसे भारी ग्रह है। अरुण ग्रह कौन है, तो अरुण ग्रह जो यूरेनस सौर मंडल का क्या है, सबसे भारी ग्रह है, चौथा। यानी चौथा ग्रह है जो अरुण ग्रह सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है। सबसे भारी ग्रह सौर मंडल का कौन है, तो चौथा सबसे भारी ग्रह कौन है, तो अरुण ग्रह है। और विस्तार से देखते हैं, सबसे भारी कौन है, तो बृहस्पति है सबसे भारी जो बृहस्पति है। उसके बाद शनि दूसरे स्थान पर। तीसरा कौन है, तो तीसरा स्थान यूरेनस, चौथा पृथ्वी, पांचवा शुक्र, छठा मंगल, सातवां बुध जो सबसे हल्का है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि अरुण की खोज, यानी अरुण यूरेनस की खोज कब किया गया था, तो 13 मार्च 1781 को किया गया था। जो 13 मार्च 1781 को विलियम हर्शेल ने की थी। यानी अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, तो विलियम हर्शेल ने की थी। कब किए थे, तो 13 मार्च 1781 को किए थे। जो दूरबीन से खोजा गया पहला ग्रह है। दूरबीन से खोजा गया पहला ग्रह कौन है, तो अरुण ग्रह है, यानी यूरेनस ग्रह है। कब खोज किया गया था, तो 13 मार्च 1781 को विलियम हर्शेल ने की थी अरुण ग्रह की खोज। 13 मार्च 1781 को विलियम हर्शेल ने
किए थे अरुण ग्रह की खोज दूरबीन से खोजा गया पहला ग्रह है। तो अरुण ग्रह का खोज कब किया गया था? तो 13 मार्च 1781 को किया गया था। किसने किए थे? तब विलियम हर्शेल ने किए थे, जो दूरबीन से खोजा गया पहला ग्रह है। कौन? तो अरुण ग्रह। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है इसका अक्षीय, अरुण ग्रह का अक्षीय झुकाव कितना है? तो 97.8%, यानी लगभग समथिंग में 98 डिग्री पर झुका हुआ है, यानी झुका हुआ है। इसका जो अरुण ग्रह का अक्षीय झुकाव 98 डिग्री पर यह झुका हुआ है, जिसके कारण सूर्य की परिक्रमा करते समय लुढ़कती हुई गेंद की तरह प्रतीत होता है। यानी जब सूर्य की परिक्रमा करता है तो वह लुढ़कता हुआ लुढ़कती हुई गेंद की तरह प्रतीत दिखता है हम लोग। इसी कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, यानी इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका अरुण ग्रह का अक्षीय झुकाव कितना है? तो 98 डिग्री पर झुका हुआ है, जिसके कारण यह जब सूर्य का परिक्रमा करता है तो यह लुढ़कती हुई गेंद की तरह प्रतीत होता है, जिस कारण हमें इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण ग्रह कितने डिग्री पर झुका हुआ है? तो 98 डिग्री पर झुका हुआ अरुण ग्रह। किस ग्रह को लुढ़कती हुई गेंद की तरह प्रतीत होता है? तो अरुण ग्रह लुढ़कती हुई गेंद की तरह प्रतीत होता है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अब आइए विस्तार से समझते हैं। पहला है जो यूरेनस धुरी पर 98 डिग्री पर झुकी हुई है, यानी यूरेनस कितने डिग्री पर झुकी हुई है? तो 98 डिग्री पर झुकी हुई है। इसे क्या कहा जाता है? तो उसे लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ घूमता है, यानी यह जो यूरेनस है, क्या यूरेनस जो लेटा हुआ घूमता है, यानी जो सूर्य की परिक्रमा करता है तो लेटे हुए परिक्रमा यानी घूमता है अरुण ग्रह, यूरेनस ग्रह। जबकि अन्य ग्रह क्या करते हैं? तो लट्टू की तरह घूमते हैं। अन्य ग्रह जो होते हैं वो लट्टू की तरह घूमते हैं, और अरुण ग्रह क्या लेटे हुए घूमता है। तो अन्य ग्रह क्या करते हैं? तो अन्य ग्रह लट्टू की तरह घूमते हैं, जबकि यूरेनस ग्रह लेटे हुए घूमता है। अब अगला देखते हैं। अरुण ग्रह लेटा हुआ साइड वाइज घूमता है, जिससे क्या होता है? एक ध्रुव पर 42 वर्ष तक सूर्य की ओर होता है और दूसरा वर्ष 42 वर्ष तक अंधेरा में रहता है। यानी जो लेटा हुआ घूमता है अरुण ग्रह, तो उसका एक ध्रुव क्या होता है? सूर्य की ओर होता है, वह रोशनी होता है कितने वर्ष तक? तो 42 वर्ष तक एक ध्रुव की ओर रोशनी ही होता है, और दूसरे ध्रुव ओर क्या होता है? तो 42 वर्ष तक अंधेरा ही रहता है, जो अरुण ग्रह पर। तो अरुण ग्रह पर कितने वर्ष एक ध्रुव पर अंधेरा रहता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है? तो एक वर्ष जो 42 वर्ष एक ओर रोशनी पड़ती है सूर्य की, और एक ओर दूसरे ध्रुव पर 42 वर्ष तक अंधेरा रहता है। किस ग्रह पर एक ध्रुव पर 42 वर्ष तक सूर्य की रोशनी पड़ती है और दूसरे ध्रुव पर 42 वर्ष तक अंधेरा में रहता है? तो अरुण ग्रह है। अरुण ग्रह को क्या कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह लुढ़कती हुई गेंद की तरह प्रतीत होती है? तो अरुण ग्रह, यानी यूरेनस ग्रह। कौन से ग्रह कौन से ग्रह जो 98 डिग्री पर झुका हुआ है? तो यूरेनस ग्रह 98 डिग्री पर झुका हुआ है। कौन सा ग्रह है जो लट्टू की तरह नहीं घूमता है? तो अरुण ग्रह लट्टू की तरह नहीं घूमता है। बाकी अरुण ग्रह को छोड़कर लट्टू की तरह सब घूमते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है 5 नंबर कंसेप्ट है कि परिक्रमा काल, यानी ऑर्बिटल पीरियड ईयर। यानी यह जो कंसेप्ट बनाया गया है पूरा एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है, हर एग्जाम के लिए बनाया गया है। इसमें आप सीधे मतलब सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है, जो आपको समझने में आसान भाषा में समझ सकिएगा, और पूरा एक बार आप पढ़िएगा, पूरा दिमाग में कंसेप्ट आपको स्थिर हो जाएगा। तो जो अरुण ग्रह का परिक्रमा काल आप देखेंगे, परिक्रमा काल यानी ऑर्बिटल पीरियड,
या ईयर देखेंगे यूरेनस का, जो कितने वर्ष में करता है, तो 84 वर्ष में इसका पृथ्वी वर्ष होता है। यानी अरुण ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा एक यूरेनियन वर्ष पूरा करने में कितना समय लगता है, तो 84 वर्ष लगता है। यानी अरुण ग्रह जो सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में उसको कितना समय लगता है, तो 84 वर्ष लगता है, 84 वर्ष लगता है। तो अरुण ग्रह जो सूर्य को एक परिक्रमा करने में उसको 84 वर्ष लगता है, जो परिक्रमा। तो किस ग्रह को सूर्य के परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगता है, तो अरुण ग्रह को। उम्मीद है कि आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि अरुण ग्रह यानी यूरेनस का घूर्णन काल यानी रोटेशन कितने घंटे का होता है, तो 17 घंटे 14 मिनट का लगता है। यानी अरुण ग्रह का घूर्णन काल कितना होता है, तो 17 घंटे 14 मिनट तक लगता है। यानी हम लोग का जब पृथ्वी एक दिन में 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो यह अरुण ग्रह एक चक्कर पूरा करने में 17 घंटे 14 मिनट लगाता है। यानी रोटेशन पर डे एक दिन में यह 17 घंटे 14 मिनट लगाता है। अरुण ग्रह का घूर्णन काल कितना है, यानी रोटेशन पीरियड कितना है, तो 17 घंटे 14 मिनट लगता है। उम्मीद है कि ये भी कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि 7 नंबर कंसेप्ट है कि बर्फीले गैस दानों और आइस जिएंट के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी बर्फीले गैस दानों यानी आइस जिएंट और गैस जिएंट, यानी आइस जिएंट यहाँ पे दिमाग लगाना, आइस जिएंट है, यहाँ पे गैस जिएंट है। बर्फीले गैस दानों और गैस जायंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अरुण ग्रह और वरुण ग्रह को बर्फीले गैस दानों कहते हैं, यानी आइस जिएंट कहते हैं। इसे आइस जिएंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे अधिकांश द्रव्यमान बर्फीले यौगिकों आइस से बने होते हैं। यानी इनका जो अधिकांश द्रव्यमान किस चीज़ से बने होते हैं, बर्फीले से बने होते हैं, यौगिकों से, यानी बर्फीले यौगिकों से बने होते हैं। जैसे पानी, अमोनिया, मीथेन आदि क्या है, ये बर्फीले यौगिकों से बने होते हैं। इसीलिए अरुण ग्रह को वरुण ग्रह को आइस जिएंट कहा जाता है। यानी इसे आइस जायंट कहा जाता है, यानी जिएंट्स कहा जाता है। किस ग्रह को आइस जिएंट कहा जाता है, तो अरुण ग्रह को वरुण ग्रह को यानी यूरेनस को और नेपच्यून को बर्फीले आइस जिएंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान अधिक बर्फीले यौगिक से बने होते हैं। यानी आइस बर्फ से बने होते हैं, जैसे पानी से बने होते हैं, अमोनिया से बने होते हैं, मीथेन से बने होते हैं। इसीलिए अरुण ग्रह वरुण ग्रह को आइस जिएंट कहा जाता है। ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। गैस जिएंट, यानी अब आइस जिएंट पढ़ लिए, अब गैस जिएंट देखेंगे। गैस जिएंट क्या है, जैसे बृहस्पति और शनि ग्रह यानी जुपिटर और सैटर्न को क्या कहा जाता है, गैस जिएंट कहा जाता है। गैस जिएंट किसे कहा जाता है, बृहस्पति और शनि यानी जुपिटर और सैटर्न को क्या कहते हैं, गैस जायंट्स कहते हैं। जो इनका मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। जो कितना हाइड्रोजन होता है, तो लगभग 90% हाइड्रोजन और जो हीलियम के बने होते हैं। और इनकी गैस की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। और ये सौर निहारिका यानी सोलर नेबुला के सीधे क्या करते हैं, बहुत सारी गैसें सोख लेते हैं। यानी सौर निहारिका से सीधे क्या करते हैं, बहुत सारी गैसें ये सोख लेते हैं। कौन, तो बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह। तो इनमें से समझना है कि गैस जायंट किस ग्रह को कहा जाता है, तो बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह को गैस जायंट कहते हैं। और जबकि आइस जायंट किससे कहेंगे, तो अरुण ग्रह और वरुण ग्रह को क्या कहेंगे, आइस जायंट्स कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे बर्फीले गैस दानों यानी आइस जायंट और गैस जायंट किसे कहा जाता है। यानी अरुण ग्रह वरुण ग्रह को आइस जायंट कहेंगे, और जबकि गैस जायंट किसे कहेंगे, बृहस्पति को और शनि के यानी जुपिटर और सैटर्न को गैस जायंट्स कहेंगे। ये बहुत ही आसान भाषा में हम समझाएं पूरा आपको
किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, जो बाकी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यानी JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और कुछ अन्य अवलोकनों से यूरेनस के वायुमंडल में तापमान कुछ बदलाव देखे गए हैं। यानी जो यूरेनस के वायुमंडल में क्या कुछ तापमान देखे गए हैं, जिसके कारण यहाँ का न्यूनतम तापमान है जो सबसे ठंडा ग्रह और का दर्जा अभी भी यूरेनस का है। यानी सीधे सवाल है कि JWST के अनुसार सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो कौन सा ग्रह है, तो अरुण ग्रह। यानी सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वरुण ग्रह यानी यूरेनस ग्रह है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह तो कौन किसको कहेंगे, तो अरुण ग्रह यानी यूरेनस को कहेंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि अरुण ग्रह के कुल 13 ज्ञात वलय हैं। यानी अरुण ग्रह के कितने ज्ञात वलय हैं, यानी रिंग्स हैं, तो 13 ज्ञात वलय है, रिंग्स है। इसके पतले सख्ते और गहरे रंग के होते हैं, जो पतले हो सकते हैं और गहरे रंग के होते हैं। जो इनमें 5 प्रमुख संकरे कौन है, तो संकरे होगा यहाँ पे, संकरे। तो इन जो अरुण ग्रह के कुल कितने ज्ञात वलय हैं, जो पतले संकरे और गहरे रंग के होते हैं, तो 13 ज्ञात वलय हैं। किस ग्रह के हैं 13 ज्ञात वलय, तो अरुण ग्रह के। जो इनमें से प्रमुख वलय कौन का है, तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। तो जो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन के वलय हैं वो किस ग्रह का है, तो अरुण ग्रह के हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, तो अरुण ग्रह पर पाए जाते हैं। कितने वलय हैं, तो 13 वलय हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि अरुण ग्रह के कुल 29 ज्ञात चंद्रमा हैं। यानी अरुण ग्रह के कुल कितने ज्ञात चंद्रमा हैं, तो 29 ज्ञात। अब जानकारी हो गया है 29 चंद्रमा हैं। यानी अरुण का यूरेनस के कितने चंद्रमा हैं, तो 29 ज्ञात चंद्रमा हैं। इनमें से कौन है, इनमें से 27 चंद्रमाओं के नाम रखे गए हैं, बाकी 2 चंद्रमाओं के अभी आधिकारिक नाम नहीं हुआ है। इनमें से 5 सबसे बड़े और 5 प्रमुख चंद्रमा है मिरांडा। कौन है, जो 27 चंद्रमाओं का नाम रखा गया है अभी, और बाकी 2 चंद्रमा अभी आधिकारिक रूप से नाम नहीं रखा गया है। इनमें से 5 जो सबसे प्रमुख है, जो सबसे बड़े हैं, जिसमें मिरांडा है, एरियल है, एम्ब्रियल है, टाइटेनिया है, ओबेरॉन है। तो 5 कौन कौन है, तो मिरांडा है, एरियल है, अम्ब्रिल है, टाइटेनिया है, ओबेरॉन है। तो 5 है, आपको हो गया। विलियम शेक्सपियर के नाटकों और अलेक्जेंडर पोप के कविताओं में जो द रोप ऑफ द लैक के पात्रों में इसे रखे गए हैं नाम। कहाँ रखे गए हैं, जो 5 नाम रखे गए हैं, तो विलियम शेक्सपियर के नाटकों और अलेक्जेंडर के पोप के कविता द रोप ऑफ द लैक के पात्रों में इनके नाम रखे गए हैं, यानी पात्रों पर रखे गए हैं इनका नाम। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि यूरेनस का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन लगभग 82 से 83% पाया जाता है। हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है यूरेनस के वायुमंडल में मुख्य रूप से, तो 82 से 83%। और हीलियम कितना पाया जाता है, तो 15% से बना होता है इसका हीलियम। और मीथेन यहाँ पे भी मात्रा लगभग 2.3% पाया जाता है। यानी यूरेनस का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन कितना पाया जाता है, तो 82 से 83% पाया जाता है वायुमंडल मुख्य रूप से। और हीलियम का लगभग कितना परसेंट पाया जाता है, तो 15% पाया जाता है। मीथेन भी कितना पाया जाता है, तो मीथेन लगभग
2 से 3% पाया जाता है मीथेन भी। तो उम्मीद है कि आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और अवलोकना से क्या वायुमंडल के तापमान में कुछ बदलाव देखे गए हैं। इन तापमानों और सबसे ठंडा ग्रह को दर्जा दिया गया, यूरेनस को ही दर्जा दिया गया है। जो सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है, जो न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जो सबसे कम है, यानी जो सबसे कम है। जो सबसे ठंडा ग्रह कौन है वायुमंडल का, तो यूरेनस ग्रह है, जो -224 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यूरेनस के वायुमंडल में ट्रोपोपॉज स्तर कितना तापमान होता है, तो 49 केल्विन या -224 डिग्री सेल्सियस तक ट्रोपोपॉज का तापमान होता है यूरेनस का वायुमंडल में। जो यह वोयेगर 2 मिशन के तहत 1986 द्वारा इसे मापा गया था। और यह ग्रह का प्रभावी तापमान इफेक्टिव टेम्परेचर कितना है, कुल उत्सर्जित ऊष्मा पर आधारित है, तो -214 डिग्री सेल्सियस तक। और इसका प्रभावी तापमान यानी नॉर्मल तापमान कितना रहता है, तो -214 डिग्री सेल्सियस तक इसका नॉर्मल तापमान रहता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है 11 प्रमुख वलय स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं, साथ ही धुंधले बाहरी वलय और चंद्रमाओं की संरचना भी बेहतर समझ में आई हैं, लेकिन वर्ष 2023 में इसे जेम्स वेब स्पेस द्वारा ली गई उच्च रिजोल्यूशन और तस्वीरों में, मतलब 11 प्रमुख अब स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं, लेकिन उस आधिकारिक रूप से नहीं दिया गया है। धुंधले और बाहरी वलय चंद्रमाओं की जो संरचना बेहतर समझ में आई हैं वर्ष 2023 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा किसका रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन जो और तस्वीरें ले गई हैं, तो अरुण ग्रह की तस्वीरें ले गई हैं, जो अभी आधिकारिक रूप से धुंधले रूप में दिखाई दी गई हैं। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सेशन पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको सेशन। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।